नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें हम कई सारे अनुप्रयोग देखेंगे जहां पर हम गाउस के नियम को किस तरह से यूज़ लेंगे और उसका उपयोग करते हुए हम विद्युत क्षेत्र की किस तरह से गणना करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर एक सीधा तार होगा और उसकी लंबाई कितनी होगी? अनंत। लंबाई कितनी होगी उसकी? अनंत। और इसके कारण हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया है। ये हमने एक तार ले लिया जिसको हमने कौन सा चार्ज दिया है? प्लस चार्ज दिया है। इसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? ये अनंत। अब इस तार के कारण, इस तार में कहीं भी सेंटर मान लेते हैं हम कि ये इसका मिड पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं हम बिंदु O। इससे बिंदु P पर, ये हमारा कौन सा बिंदु है? P, जो कि हमने इससे कितनी दूरी पर माना है? R दूरी पर। इस पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? डायरेक्शन, यानी कि दिशा, कि दिशा किधर की तरफ आएगी विद्युत क्षेत्र की। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हम इस तार को इस अक्ष के अनुदिश घूर्णन करवाते हैं। ठीक, तो जब हम इस तार को इस अक्ष के अनुदिश घूर्णन करवाएंगे तो ये इस तरह से घूमेगा। भाई, इस तरह से जब आप घुमाओगे तो इस तरह से घूमेगा। अब यदि मैं इस सर्किल पर कोई बिंदु लेती हूँ, जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ ले लिया P1, एक यहाँ ले लिया मैंने P2। ठीक, तो P1 और P2 पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा, यानी कि EP1 और EP2, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। और किसके बराबर आएंगे? बिंदु P पर जितना विद्युत क्षेत्र होगा उसके बराबर आएंगे। ठीक है, देखिए, ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की बात। अब यदि दिशा की बात करें तो देखो, प्लस चार्ज है तो प्लस के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ। ठीक, और इस बिंदु पर किधर होगी? बाहर की तरफ। ठीक, इस बिंदु पर बाहर की तरफ। ठीक है, तो देखो, दिशा भी सेम है और विद्युत क्षेत्र भी सेम है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि यदि हम इसको प्लस चार्ज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? प्लस चार्ज, तो जो डायरेक्शन आएगी वो हमारी बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, और यदि इसमें कौन सा चार्ज देते हैं हम? माइनस, तो डायरेक्शन किधर आती है? अंदर की तरफ। देखिए, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तार पर जो सर्कुलर पथ था उस पर दो अल्पांश ले लेते हैं। एक ले लेते हैं P1 और दूसरा ले लेते हैं हम P2। ठीक है, दोनों की जो लेंथ है वो कितनी है? DL, और दोनों बिंदु O से समान दूरी पर है। अब देखो, बिंदु P1 जो हमने अल्पांश लिया है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर आएगी? हमारी बाहर की तरफ। इसको लिख लिया हमने DE1, और इसके कारण किधर आएगी? हमारी बाहर की तरफ, इधर। इसको लिख लेते हैं हम DE2। ठीक है, अब देखिए, चूँकि ये दोनों अल्पांश बिंदु O से समान दूरी पर है, आवेश घनत्व का मान एक समान है, कितना? लैम्डा। इनकी लंबाई भी क्या है? बराबर है। इसलिए हमारे जो DE1 है और जो DE2 है, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे तो हम इसको क्या लिख लेंगे? DE। तो हम E1 और E2 की जगह क्या लिख लेते हैं? केवल DE। अब देखो, हम इन दोनों को क्या करते हैं? क्षेत्र घटकों में वियोजित करते हैं। तो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये एंगल मान लेते हैं हम, कितना बन रहा है? थीटा। तो इसके अगर हम घटक करें तो ये इसका हो गया क्षैतिज घटक और ये इसका होगा ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक कितना होगा? DE साइन थीटा। और क्षैतिज घटक कितना होगा इसका? DE कॉस थीटा। ठीक, इसी तरह से यदि इसके घटक किए जाएं तो एक घटक नीचे की तरफ और एक घटक इसी डायरेक्शन में आएगा। इस घटक की वैल्यू कितनी होगी? DE साइन थीटा, और इस घटक की वैल्यू कितनी होगी? DE कॉस थीटा। तो देखिए, DE साइन थीटा और DE साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या होंगे? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं DE साइन थीटा एक दूसरे के
विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो डायरेक्शन किधर आई हमारी, तार के लंबवत बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ यही ध्यान रखना है कि तार को जिसको हमने आवेशित किया है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो हमारी किधर आती है, तार के तल के लंबवत बाहर की तरफ। अर्थात अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के तल के लंबवत बाहर की ओर आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी क्या आ गई, दिशा आ गई। तो दिशा किस तरफ आएगी हमारी, तार के तल के लंबवत बाहर की तरफ। ठीक, अब ये तो जब हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है तब की बात है। ठीक है, अब यदि माइनस क्यू चार्ज दे तो देखिए, देखो क्यू यदि हमारा पॉजिटिव है तो जो लैम्डा है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ऐसे में जो दिशा है वो किधर होगी हमारी, बाहर की तरफ। ठीक, दूसरी कंडीशन है यदि Q हमारा क्या है, नेगेटिव। Q नेगेटिव है तो लैम्डा क्या आएगा, लेस देन 0। ऐसे में जो दिशा है वो किधर आएगी हमारी, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। यदि हमारा Q पॉजिटिव है इसका मतलब लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा, तो दिशा किधर आएगी, बाहर की तरफ। और यदि Q नेगेटिव है तो लैम्डा लेस देन 0 होगा और दिशा किधर आएगी, अंदर की तरफ। तो ये तो हमारी हो गई दिशा की बात। अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी निकल के आती है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तार के चारों तरफ एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी आकृति हमने क्या मानी है, बेलनाकार, इस तरह से। ठीक है, तो ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की हमने, जिसकी रेडियस को मान लेते हैं हम कितनी है, स्मॉल r, और इसकी लंबाई मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल l। ठीक है, अब देखो ये तो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना हो गई। अब ये गाउसीय पृष्ठ हमारा इस तार के सममित है, यानी कि यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस r है और इधर से भी इसकी डिस्टेंस r है। अब देखिए, हमने बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना क्यों की है, क्योंकि हम इस बेलनाकार पृष्ठ को तार जो अनंत लंबाई का है उसकी तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या माना है, बेलनाकार पृष्ठ माना है। अब देखिए, अब इस बेलनाकार पृष्ठ में कितना आवेश है, जिसकी लंबाई कितनी है, l। तो देखो इसमें कितना आवेश होगा, हम आवेश घनत्व कितना मानते हैं तार पर, लैम्डा, यानी कि तार पर आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लिखें या आवेश घनत्व लिखें एक ही बात है, तो कितना मानते हैं हम, लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा यदि हमारा आवेश घनत्व है तो l लंबाई के बेलन में आवेश की मात्रा कितनी आएगी, हम जानते हैं लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, Q अपॉन लंबाई। तो यहाँ से देखना आवेश कितना आ जाएगा, लैम्डा l। ठीक, तो यहाँ भी हम क्या लिख लेंगे, लैम्डा l। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आया, आवेश घनत्व बराबर लिखते हैं हम आवेश बटे लंबाई, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा l। ठीक है, ये हमारा टोटल चार्ज है जो कि इस बेलन के द्वारा परिबद्ध किया गया है। तो ये हमारा आ गया आवेश की मात्रा। अब हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण आवेश के कारण जितना कि इस बेलन में परिबद्ध है विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो सर्वप्रथम उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, 3, एक पृष्ठ ये वाला, एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये। इसको नाम दे देते हैं S1, इसको नाम दे देते हैं S2 और इस तीसरे पृष्ठ को नाम दे देते हैं S3। तो हमारे पास 3 पृष्ठ हो गए। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने पढ़ लिया कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर आएगी, बाहर की तरफ। ये किसकी डायरेक्शन है, हमारी ई की। अगर इस पृष्ठ की बात करें तो इधर होगी बाहर की तरफ, और यदि इस पृष्ठ की बात करें तो इधर होगी बाहर की तरफ। तो ये तो हमारी किसकी डायरेक्शन आ गई, ई की डायरेक्शन। अब देखिए, अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा।
तो हम जानते हैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ, तो किधर आ जाएगी, बाहर की तरफ। ये आ गई हमारी DS1 की डायरेक्शन। यहाँ हमने क्षेत्रफल अल्पांश मान रखा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे, एक क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसके कारण तल के लंबवत बाहर की तरफ, तो ये भी किधर आएगी, नीचे की तरफ। ये हमारी किसकी डायरेक्शन आ गई, DS2 की। इसी तरह से जो ये बेलनाकार पृष्ठ है, इस पर यहाँ पर एक अल्पांश मान लेते हैं, ठीक है, S3। तो इसके कारण किधर आएगी, तल के लंबवत बाहर की तरफ, तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, DS3, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन चीज़ है कि डायरेक्शन हमने किस तरह से लिखी है। वापस देखिए, ये की डायरेक्शन है आवेश के कारण बाहर की तरफ, ये पृष्ठ है बेलनाकार, ये जो हमारा पूरा पृष्ठ है ये क्या है हमारा, देखो वापस से देखो कि दिशाएं कैसे लिखी है। ये पूरा हमारा बेलनाकार पृष्ठ है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, नंबर 1, नंबर 2 और ये बीच वाला पृष्ठ हो गया नंबर 3। पहले पृष्ठ पर हमने एक क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना कर ली। इस क्षेत्रफल अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, लंबवत बाहर की तरफ। इसी तरह यहाँ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना कर ली, इसके कारण जो दिशा होगी वो किधर आएगी, बाहर की तरफ। इसी तरह से बेलनीय पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना कर ली और इसके कारण जो दिशा आएगी क्षेत्रफल सदिश की वो किधर आएगी, बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र की दिशा पहले से ही बाहर की तरफ है, तो यहाँ मेन चीज़ ये देखनी है कि S और E के बीच में एंगल कितना बनेगा। फ्लक्स की परिभाषा से हम क्या लिखते हैं, फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर लिखते हैं, समीकरण नंबर 1। और गाउस के नियम से क्या लिखते हैं, गाउस के नियम से फाई बराबर होता है हमारा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण 2, ये भी फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है, दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमारे पास क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से फाई बराबर इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DS वेक्टर बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये समीकरण हमारी निकल के आ गई। इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो संपूर्ण पृष्ठ है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला S1 E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर, दूसरा S2 E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर, और तीसरा हो जाएगा हमारा S3 E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर, ठीक। और बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। समेशन Q क्या है हमारा, टोटल परिबद्ध आवेश, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, लैम्डा L। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको खोल के लिखें तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं S1 पृष्ठ का, इसको डाल देते हैं समीकरण 3। तो देखिए S1 पृष्ठ के लिए यदि हम लिखें तो क्या आएगा, E DS1 cos थीटा, ठीक है। अब चित्र में देखिए ये DS1 ये E, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos 90, और cos 90 क्या होता है हमारे पास, 0, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा E DS cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इस तरह तो ये S1 0 हो गया। सेकंड देखते हैं S2, ये कितना आएगा, E DS2 cos थीटा। इसमें देखिए ये DS2 ये E, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 0। तो इस तरह से S1 और S2 पृष्ठ के लिए हमारा क्या हो गया, फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम सीधा ही S3 पृष्ठ के लिए। अब देखो तीसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, तीसरा पृष्ठ ये है, DS 3VC डायरेक्शन में और EVC डायरेक्शन में। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ये आएगा E DS3 cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारा ये निकल के आ गया समाकलन
ई डी एस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास केवल यहाँ से क्या बचा, S3। अभी जो तीनों मान निकालें ये समीकरण 3 में रख लेते हैं, 0 0 प्लस तीसरा बचा था हमारे पास समाकलन S3 ई डी S3 बराबर समेशन क्यू की जगह क्या लिख लेंगे, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए ई हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, S3 डी S3 बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। जो DS3 है वो कौन सा पृष्ठ हमारा, जो बेलनीय पृष्ठ है इसका क्या है, क्षेत्रफल। और बेलन में जो बेलनीय पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr_l। कितना होता है, 2πr_l। तो ये वैल्यू यहाँ रख के इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आगे DS3 बराबर आया हमारे पास लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो DS3 क्या है हमारे पास, बेलनीय पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2πr_l। वैल्यू रख लेते हैं, ई 2πr_l बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ई बराबर आएगा हमारे पास लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से देखिए लैम्डा नियत, 2 नियत है, पाई नियत है, एप्सिलॉन 0 नियत है, तो ई किस पे डिपेंड है हमारा, आर पे डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। और ये हमारा क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला। इसको हम चाहें तो के की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला किसके कारण आया हमारा, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकल के आया है। इसको हम के में और कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो इसको हम के में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ई बराबर हो गया हमारे पास 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 r। 1/4π एप्सिलॉन 0 क्या बन जाएगा, के। तो ई बराबर आ गया 2k लैम्डा अपॉन r। तो ये हमारा किसकी फॉर्म में आ गया, के की फॉर्म में मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी देख लो कि हमारा कांस्टेंट है, निर्वात के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है। लैम्डा क्या है, आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये भी नियत है। तो ई हमारा किस पे डिपेंड होगा, आर पे डिपेंड होगा। तो अब देखिए, अब डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन हमने किधर बनाई है, तार के लंबवत बाहर की ओर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, ई वेक्टर बराबर 2k लैम्डा अपॉन r एन कैप। ठीक है, तो एन कैप क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे डिपेंडेंस यदि देखी जाए तो ई की डिपेंडेंस केवल किस पर है, आर पर डिपेंडेंस है इसकी। यानी आवेश हमने कौन सा दिया है, इस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, केवल ये किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा कि आर का मान कितना है। तो आर के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो ग्राफ कैसे आएगा, देखो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो देखिए ग्राफ किस तरह से बनाएंगे हम, इधर अगर आर ले लें और इस डायरेक्शन में ले लें ई, तो देखना आर जैसे जैसे बढ़ेगा ई का मान वैसे वैसे घटेगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। देखिए ई की वैल्यू जैसे जैसे घट रही है, आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, और यदि प्रोपोर्शनल की फॉर्म में बनाएं, इसको क्या माने हम, 1/r, और ये क्या है हमारा ई, ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, तो चूँकि देखो 1/r के क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर फॉर्म में। ठीक, तो यदि आर और ई में ग्राफ बना रहे तो इस तरह का आएगा, और 1/r और ई में ग्राफ बना रहे तो इस तरह का आएगा। तो इस तरह से ये हमारा डेरिवेशन हो गया, अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी आती है और डायरेक्शन किधर आती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।